क्लास 7th की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हम लोग हिंदी अनुवाद भी समझेंगे और इस चैप्टर से जो कुछ भी हमें सीखने को मिल रहा है, जो कुछ भी लैंग्वेज से रिलेटेड या इस चैप्टर से हमें किस तरह का एन्जॉयमेंट मिल रहा है, किस तरह की बात सीखने को मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के और ये चैप्टर आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप सुनते जाइए, समझते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लास 7th के लिए इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसका फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things। देखिए किसी भी सेंटेंस को अगर कोई लंबा सेंटेंस है तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में आप तोड़कर उसका ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी मदर टंग है, जो कि आपकी मातृभाषा। तो हम यहाँ पर हिंदी में इसको समझ रहे हैं। द थॉट कैम टू अ सर्टेन किंग, एक विचार है जो एक निश्चित राजा को, यहाँ सर्टेन का मतलब निश्चित होता है, लेकिन हम हिंदी की भाषा शैली में हम ये कहेंगे कि किसी राजा के मन में एक विचार आया, दैट कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, यदि वो तीन चीज़ें जानता हो, यदि वो तीन चीज़ें जानता हो। अब ये तीन चीज़ें कौन सी हैं उसके बारे में आगे जिक्र किया जा रहा है, देखेंगे। दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, What is the right time to begin something, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। और दूसरा जो प्रश्न था वो था Which people should he listen to, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, यानी कि किन लोगों को उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और तीसरा आपके पास जो प्रश्न था उसका वो है कि What is the most important thing for him to do, उसके लिए क्या काम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीन प्रश्न। पहला प्रश्न है किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, दूसरा है कि किन व्यक्तियों को सुनना, किन व्यक्तियों की बात मानना उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और तीसरा है कि कौन सा काम है जो उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसके लिए जो राजा था उस राजा ने पूरे राज्य में अपने संदेशवाहक, मैसेंजर्स यानी कि संदेश ले जाने वाले लोग भेजे। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ी धनराशि देने का वादा करते हुए, टू एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, हु वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन, जो इन तीन सवालों के जवाब देगा। यानी कि संदेशवाहक ये कहकर ये वादा करते हुए भेजे जनता से कि कोई भी व्यक्ति जो इन तीन सवालों का जवाब देगा उसे बहुत सारी धनराशि इनाम में दी जाएगी। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे समझदार या बुद्धिमान, वाइज मतलब यहाँ पर हो गया बुद्धिमान, बहुत से बुद्धिमान आदमी केम टू द किंग, राजा के पास आए, परंतु दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, उन सभी ने उसके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से, डिफरेंटली यानी अलग अलग तरीके से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, सम मतलब है कुछ, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो उसके आंसर में लोग क्या कह रहे हैं, देखिए। सम सेड, कुछ ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर स्ट्रिक्टली यानी कि अच्छी तरह से उसका पालन करना चाहिए, सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरह से दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि हर काम वो अपने प्रॉपर टाइम पे, अपने उचित समय पर कर सकता था। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इफ इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय पहले से ही डिसाइड करना, पहले से ही समझ लेना, पहले से ही सोच लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को वो हर चीज़ देखनी चाहिए जो आसपास हो रही है। गोइंग ऑन मतलब हो रही है, चल रही है। अवॉइड फूलिश प्लेजर, यानी कि फालतू के जो आनंद हैं, फालतू के जो काम हैं उनसे उसे अवॉइड करना चाहिए, उनसे उन्हें बच के रहना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही करना चाहिए जो भी उसे उस समय पर अनिवार्य लगता हो। येट, फिर भी, अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यहाँ पर जो मैन है वो प्लूरल में दिया हुआ है, MEN, यानी कि राजा को। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड
अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक सभा या एक परिषद, एक काउंसिल की आवश्यकता है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि सही समय पर काम करने में उसकी मदद करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, उसका कारण यहाँ बताया गया है। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी के लिए इस चीज़ का निर्णय सही तरीके से लेना असंभव है। एक आदमी के लिए इस चीज़ का निर्णय कि कौन सा काम किस समय पर किया जाए, एक आदमी के लिए असंभव है, इसलिए बहुत सारे बुद्धिमान लोगों की उसे काउंसिल बना लेनी चाहिए। बट देन अदर्स सेड, फिर दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ काम तो ऐसे हैं जो बहुत अर्जेंट यानी कि बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, बहुत अनिवार्य हो सकते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीज़ों के लिए आप किसी काउंसिल के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय चुनने के लिए, सही समय का निर्णय लेने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य को देखना अनिवार्य है, भविष्य को देखना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और भविष्य को देखने का जो काम है वो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, यानी कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, जो लोग ये सलाह दे रहे हैं राजा को कि वो इसके लिए आपके पास भविष्य को देखना जरूरी है, कि भविष्य को देखने का काम तो केवल मैजिशियंस यानी कि जादूगर ही कर सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो राजा को द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, कि राजा को इसके लिए जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर की बारी है, उसके कैसे अलग अलग से उत्तर आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के जो है उसके जवाबों में सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, कि राजा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वर हिज काउंसिलर्स, वो उसकी सभा के सदस्य, उसकी परिषद के सदस्य यानी कि उसके सभासद हैं। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, कि जो पुजारी, यहाँ पर पुजारी का मतलब हम ये लेंगे कि ये जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, अपनी संस्कृति को लेकर लिखा है, वहाँ पर जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो चर्च के प्रीस्ट हुआ करते हैं। तो किसी भी राजा के लिए जो धार्मिक गुरु हैं, प्रीस्ट का यहाँ मतलब हम लिख सकते हैं कि धार्मिक गुरु उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अ फ्यू अदर सेड, कुछ थोड़े दूसरे लोगों ने कहा, चोज द डॉक्टर्स, उन्होंने किसका चुनाव किया इस उत्तर के लिए, कि डॉक्टर्स, अर्थात राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वैद्य हैं। एंड येट अदर्स सेड, तब भी दूसरे लोगों ने कहा, दैट हिज सोल्जर्स वॉज द मोस्ट नेसेसरी, हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, अर्थात उसके सैनिक जो हैं वो सबसे अधिक जरूरी उसके लिए हैं, सबसे अधिक आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन जो राजा का था, राजा का थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण काम राजा के लिए क्या होना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। अदर्स चॉइस फाइटिंग, और कुछ लोगों ने युद्ध को चुना कि राजा के लिए युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ जो दूसरे लोग हैं उन्होंने अब भी कहा कि राजा के लिए जो है वह धार्मिक पूजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वॉज सो डिफरेंट, क्योंकि राजा को जो उत्तर मिले उनके जो उत्तर थे प्रश्नों के वो बहुत भिन्न भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा उनसे संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया, जिस इनाम की उसने घोषणा की थी वो इनाम किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि वो उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, इसके स्थान पर। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, उसने सलाह लेने का निर्णय किया। किसकी सलाह? ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, किसी एक हर्मिट की। एक सर्टेन का मतलब है यहाँ पर कि कोई एक निश्चित हर्मिट था जिसे राजा जानता था, जिसके बारे में राजा ने सुना था। तो किसी एक हर्मिट की, हर्मिट जो होता है वह एकांतवासी प्राणी होता है। एकांतवासी का मतलब जो किसी धार्मिक उद्देश्य से या किसी कारण से जो सब कुछ त्याग कर अकेला रह रहा हो उसे हम हर्मिट कहते हैं। तो उसने एक हर्मिट की सलाह लेने का निर्णय लिया।
हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों से, वाइडली का मतलब है बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनी विजडम मतलब बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, यानी कि वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, कि हर्मिट एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा था, यानी कि वो शुरू से ही उस जंगल में ही रहता था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, यहाँ पर इसका आप मतलब समझेंगे, शब्दों से हम बिल्कुल 100% वर्ड टू वर्ड अर्थ नहीं निकाले तो ज़्यादा बेटर होगा। एक भाषा के शब्दों का अर्थ समझते हुए उसे दूसरी भाषा में जो अनुवाद कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में जो हम अनुवाद कर रहे हैं उसी भाषा शैली में उसे बोलना चाहिए। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, इसका शब्दों का अर्थ तो ये निकलता है कि वो किसी को नहीं मिलता था परंतु साधारण लोग। तो हम यहाँ पर हिंदी की भाषा शैली में कहेंगे कि वो केवल और केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, उसके अलावा किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए राजा ने साधारण, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य कपड़े धारण कर लिए, क्योंकि अगर वो राजा की पोशाक पहन के जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये राजा है, और राजा जैसे बड़े लोगों से वो नहीं मिलता था, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े धारण किए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, जब वह हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचा उससे पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के पास, यानी कि उसकी सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक उसके साथ होते थे उसके साथ उसने क्या किया कि अपना घोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि घोड़े पर जाएगा तो भी हर्मिट उसको साधारण इंसान नहीं मानेगा, वो समझ जाएगा कि ये कोई बड़ा राजा या मंत्री है। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेला ही वहाँ गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही जो राजा है वो एक हर्मिट की झोपड़ी के पास आया, ही सो, उसने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि जो हर्मिट है वो अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड ही वर्क एज ही वर्क, जैसे जैसे वह काम करता था, ही ब्रीथ हैविली, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता था। ब्रीथ मतलब यहाँ पर सांसें लेता था, कि नहीं, कमज़ोर आदमी जब काम करता है तो जल्दी हाँफ जाता है, तो वो भी कमज़ोर और बूढ़ा था, तो जैसे वह काम करता था वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भरता था, आहें भरता था। एंड द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड, उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर्स द 3 क्वेश्चन, आपसे 3 प्रश्नों के जवाब पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला क्वेश्चन उस राजा ने उसको बताया कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि सही समय पर सही काम को कैसे किया जाए, यानी कि किसी काम को बिल्कुल सही समय पर कैसे करना है। और दूसरा क्वेश्चन राजा यहाँ बता रहा है कि हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामले हैं, कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, परंतु डिड नॉट स्पीक, बोला नहीं, यानी कि उसने उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन डिगिंग का मतलब है वो खोदता रहा, यानी कि उसने खोदना जारी रखा। अब राजा यहाँ पर अगला सेंटेंस अपना बोल रहा है, यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थके हुए हो, यू आर टायर्ड, आप थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, वो औजार जिससे कि वो हर्मिट ज़मीन खोज रहा था, उस औजार का नाम है स्पेड। तो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि ये हथौड़ा, माफ़ कीजिएगा, ये फावड़ा आप मुझे दीजिए और मुझे ये काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, बेड्स का मतलब यहाँ पर होता है, वैसे आपने बेड का मतलब पढ़ा होगा कि बेड का मतलब होता है बिस्तर, लेकिन जो खेत में हम क्यारियाँ बनाते हैं कुछ भी फसल बोने के लिए, उन क्यारियों को भी हम बेड्स बोलते हैं। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था, he stopped, वह रुका, and repeated his questions, और अपने प्रश्न उसने दोहराए। द हर्मिट गेव नो आंसर्स, हर्मिट ने जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए, फैलाते हुए, फॉर द स्पैड, किसके लिए,
फावड़े के लिए, स्पैड के लिए, एंड सेड और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने उसे वो फावड़ा नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour passed then another, 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी कि सूरज ढलने लग गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में जो फावड़ा है वो राजा ने ज़मीन पे मारा, स्टक मतलब अटक गया, यानी कि उसने ज़मीन पे ही मारकर छोड़ दिया। एंड सेड और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के जवाब के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, कि मुझे बता दीजिए ताकि मैं घर लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और हर्मिट ने उसका जवाब देने के बजाय ये कहा कि देखो कोई आ रहा है। हियर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, किसी व्यक्ति को देखकर, दौड़ते हुए व्यक्ति को देखकर हर्मिट ने ऐसा कहा। आगे हम देखेंगे द किंग टर्न्ड राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन, कि राजा मुड़ा, पीछे मुड़ा और उसने एक बियर्डेड मैन यानी कि एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ दौड़ रहा था। एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसके हाथ जो है उसके पेट पर दबे हुए थे, अर्थात उसने अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था। फॉर विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा था, यानी कि उसके पेट से खून बह रहा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, वो बेहोश हो गया, and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, राजा ने और हर्मिट ने उस व्यक्ति के, उस आदमी के कपड़े हटाए, वस्त्र हटाए, एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव उन्हें मिला। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिप, राजा ने उसको वाश्ड मतलब होता है धोना, यहाँ धोने से मतलब है घाव को साफ़ करने से, कि राजा ने उस घाव को साफ़ किया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड, राजा ने उन घावों को फिर से पट्टी की। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि उनका खून बहना नहीं रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लेकर आया। एंड गैव इट टू हिम, और उसे दे दिया। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा ने उस हर्मिट की सहायता से कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उस आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया, यानी कि राजा उस हर्मिट की सहायता से उस वुंडेड मैन यानी कि घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, द किंग राजा टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अपने चलने से और अपने दिन भर के किए काम से, जो काम उसने किया था उससे थका होकर, तो क्योंकि राजा हर्मिट के पास पैदल ही आया था, घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़कर, और फिर उसने हर्मिट की मदद करने के लिए दिन भर क्यारियाँ भी खोदी थी, तो अपने चलने से और दिन भर के किए काम से थका होकर ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, फ्लोर मतलब फर्श, फर्श पर लेट गया और थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात वहीं सोता रहा। When he awoke, जब वो जागा, it was several times before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was, कि वो जागा इससे पहले कि वो ढंग से याद कर पाता कि वो यहाँ क्यों था और जो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था। उसने आवाज़ सुनी, क्या आवाज़ सुनी उसने, देखिए, इससे पहले कि वो अच्छी तरह से याद कर पाता या ये बात समझ पाता कि वो यहाँ क्यों है, क्योंकि वो नींद से अभी अभी जागा था, तो फॉरगिव मी,
फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, और इससे पहले यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वो ठीक तरह से जाग पाता, इससे पहले ही उसने आवाज़ सुनी फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन। और ये किसने कहा था? सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, यानी कि एक कमज़ोर आवाज़ में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, क्योंकि वो दाढ़ी वाला आदमी घायल था इसलिए वो कमज़ोर सा था, उसने दबी हुई कमज़ोर आवाज़ में कहा व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवोक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। आई डू नॉट नो यू मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और कोई ऐसा कारण भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ करूं, यानी कि तुम्हें माफ़ करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जानता, सेड द किंग। राजा ने कहा यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you, I am that enemy of yours who swore revenge on you, मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी है। swore यहाँ पर swear की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है आपके पास कसम खाना, किसी चीज़ की प्रतिज्ञा लेना, और रिवेंज मतलब होता है बदला। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मरवाया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी संपत्ति आपने हथिया ली, यानी कि मेरी ज़मीन जायदाद है वो आपने हथिया ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला, आई न्यू मुझे पता चला, यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट, कि आप अकेले ही उस हर्मिट से मिलने गए हुए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, आई मेड अप माई माइंड का मतलब होता है मैंने अपना इरादा बना लिया, यानी कि मैंने पक्का कर लिया, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब आप घर के रास्ते पर होंगे यानी कि आप वापस आ रहे होंगे आपको मार दूंगा, कि जब मुझे ये पता चला तो मैंने आपको वापसी के समय में मारने का इरादा बना लिया। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे, क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा है अभी कि राजा को जब हर्मिट का जवाब नहीं मिला तो वो दिन भर उसके लिए क्यारियाँ खोदता रहा और वो टाइम पर वापस घर नहीं लौटा। तो दिन भर उसका निकल गया था, सूरज भी ढलने को आया था। तो यहाँ पर जो आपका जो बियर्डेड यानी कि दाढ़ी वाला आदमी है वो कह रहा है कि बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपनी छुपने की जगह छोड़ी, यानी कि मैं अपनी छुपने की जगह से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन का मतलब होता है अचानक किसी से मिल जाना, तो आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड से हुआ, हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट एड्रेस्ड you have not dressed my wounds, तो आई escaped मतलब मैं वहाँ से बच निकला, escaped मतलब होता है बच के भाग निकलना, फ्रॉम हिम मैं उससे बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड लेकिन मैं मर गया होता, आई शुड हैव डाइड मतलब है मैं मर गया होता, इफ़ यदि यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि आपने मेरे घावों की ड्रेसिंग का मतलब होता है कि मेरे घावों पर पट्टी नहीं की होती। आई विस्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, मेरी इच्छा आपको मारने की थी, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई है। नाउ अब इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा करूँगा, यानी कि मैं आपके साथ काम करूँगा, एज योर मोस्ट फैथफुल सर्वेंट, आपके सबसे वफादार नौकर की तरह, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों से अपने बेटों से भी मैं ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था, टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली, कि अपने दुश्मन के साथ उसकी इतनी जल्दी शांति स्थापित हो गई, यानी कि इतनी जल्दी, पीस मतलब होता है शांति, और शांति स्थापित होने का मतलब है कि दुश्मनी का ख़त्म हो जाना, कि अपने दुश्मन के साथ उसकी इतनी आसानी से उसकी दुश्मनी ख़त्म हो गई। एंड टू वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और दुश्मनी ही ख़त्म नहीं हुई, उसने उसे एक दोस्त के रूप में जीत लिया था, यानी कि वो उसका दोस्त बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, फॉरगिव जो है यहाँ पर फॉरगिव की आपके पास जो हमने फॉरगिव पढ़ा पहले उसकी सेकंड फॉर्म है, उसका मतलब होता है माफ़ करना। तो एंड नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उसे माफ़ ही नहीं किया, बट लेकिन सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स इन हिज
आउन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो राजा ने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया, उससे ये भी कहा कि वह अपने नौकरों और अपने खुद के डॉक्टर को यानी कि खुद के चिकित्सक को, खुद के वैद्य को उसके सेवा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस लौटाने का। जो संपत्ति उसके भाई को मरवा कर राजा ने हत्या ली थी, उस संपत्ति को वापस लौटाने का उसने वादा किया। लीविंग द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़कर द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी के बाहर गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने हर्मिट की तलाश की यानी कि हर्मिट को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ से जाने से पहले उसकी एक बार इच्छा थी अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट अपने घुटनों पर था यानी कि घुटनों पर बैठा हुआ था। सोविंग सीड्स इन द बैड्स, उन क्यारियों में बीज बोता हुआ। सोविंग सीड्स इन द बैड्स, उन क्यारियों में बीज बोता हुआ। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बैग का मतलब होता है किसी चीज़ की विनती करना, किसी चीज़ से कोई चीज़ हम बिल्कुल भीख की तरह मांगते हैं कि नहीं मुझे ये दे दीजिए या फिर मुझे ये बता ही दीजिए। तो यहाँ बैग का वही मतलब है कि उसने बैग किया, मतलब उससे बिल्कुल भिक्षा की तरह उसने मांगा कि एक अंतिम बार, हे बुद्धिमान आदमी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही उत्तर मिल चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी वो जमीन की तरफ झुका हुआ था। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए। इज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था। तो अभी भी वो ज़मीन पर जो बीज बो रहा था तो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, और राजा की तरफ देखते हुए उसने कहा कि आपको तो पहले ही अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। डू यू नॉट सी, क्या आपको पता नहीं है? रिप्लाइड द हर्मिट, उस हर्मिट ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड, पिटी मतलब होता है दया करना, और पिटी की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है पिटीड। इफ़ यू हैड, ये पिटीड माफ़ कीजिएगा, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ थर्ड फॉर्म है हेड नॉट के साथ, लेकिन पिटी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होती है, पिटीड। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती, क्योंकि राजा ने देखा था कि वो अपना काम करते करते बीच में हाँफ रहा था, तेज़ी से सांसें ले रहा था, तो राजा ने उसका फावड़ा लेकर उसकी जगह पर खोदना शुरू कर दिया था। तो इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती। एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस का बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे बच्चों कि इफ़ का जो हमने प्रयोग किया है, इफ़ का हमने कई जगह प्रयोग किया है, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आप पढ़ेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए, हम हर सब्जेक्ट से लेकर खास बातें जो है और ग्रामर के टॉपिक्स लेसन से वो लेकर आएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे ग्रामर में, जो हम आपको पढ़ाएंगे और आप अच्छी तरह से भाषा को समझ सकेंगे। तो राजा ने उससे कहा, राजा से हर्मिट ने कहा कि यदि तुमने मुझ पर दया नहीं की होती और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदी होती, तो तुम यहाँ से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो फिर उस आदमी ने तुम पर हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो तुम फिर ये इच्छा करते कि काश तुम मेरे साथ रुक जाते। यदि वो आदमी तुम पर हमला करता तुम्हारे जाने पर, तब तुम ये इच्छा करते कि काश तुम मेरे पास रुक गए होते और अकेले वहाँ से नहीं गए होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बैड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था। अब राजा के जो एक एक प्रश्न है, 3 प्रश्न आप ध्यान दीजिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, उनके एक एक करके राजा को उत्तर मिलेंगे। यहाँ पर क्या उत्तर मिल रहे हैं? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बैड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज
योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना यानी कि मेरा भला करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो तीनों प्रश्नों के उसे एक बार उत्तर मिल चुके हैं। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वह आदमी हमारी तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो था उसकी देखभाल करना आपके द्वारा। आपने जो उसकी देखभाल की, आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, यदि आप उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, कि आपके साथ शांति बनाने से पहले ही, यानी कि आपके साथ दुश्मनी ख़त्म होने से पहले ही वो मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस प्रकार से हर्मिट कह रहा है कि 2 बार आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला है। रिमेंबर, याद रखिए, दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल एक ही समय होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय होता है अब। अब का मतलब है कि जिस काम को, जो काम जब आपके सामने आ जाए वो काम आपको उसी समय कर लेना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख मिलती है बच्चों आपको, कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद ये समझेंगे कि हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि जो काम हमारे सामने जब आए हमें तभी कर लेना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई का काम टाल देते हैं, सोचते हैं कि हमारे टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। जब आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग पर या ऑनलाइन किसी वीडियो के माध्यम से आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आपके सामने आता जाता है आप उसे पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कंप्लीट करते जाइए और अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए। आप उस चीज़ को टालेंगे तो वो राइट टाइम नहीं होगा। राइट टाइम वही है जब वो आपके सामने आ जाए, तभी आप उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लीजिए और उसको प्रिपेयर कर लीजिए। आगे हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए, तो हर्मिट का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है अब। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ रहे हैं हम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि हमारे पास उस काम को करने की जो शक्ति होती है वो उसी समय के लिए होती है, यानी कि वो काम हमें उसी समय करना होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन यू आर विद अ पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण आदमी क्या है कि किसी विशेष क्षण में जो व्यक्ति आपके साथ होता है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपके साथ होता है, आपके सामने होता है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी और आदमी से भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि भविष्य में हम किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है उस आदमी का भला करना, यानी कि उस आदमी के साथ अच्छा करना। आपको नहीं पता कि भविष्य में आपको कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, तो जिस वक्त आपके साथ जो है, आपके सामने जो है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। बिकॉज वी वॉज सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम इसी अकेले मकसद से एक दूसरे का भला करने, एक दूसरे के जीने के लिए, इसी अकेले मकसद से इस दुनिया में भेजे गए हैं। और इस प्रकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस चैप्टर से। किस तरह से हम वाक्यों का अनुवाद करते हैं, किस तरह से हम अर्थ निकालते हैं, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ पर समझने को मिले होंगे, और आपको सीख भी मिली होगी कि हमें कौन से कामों को महत्व देना चाहिए, कब कोई काम करना चाहिए। किसी काम को टालना और भविष्य पर छोड़ देना बेवकूफ़ी है। जो काम जब महत्वपूर्ण है उसी समय आपको वो काम कर लेना चाहिए जब वो आपके सामने आता है। कई बार हमें स्कूल में वर्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कर लेंगे, बाद में टाल देते हैं। हम किसी टेस्ट या परीक्षा का इंतजार करते हैं और इसके हमें गलत नतीजे भुगतने पड़ते हैं, हमारी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाती। और जो लोग हमारे सामने हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे घर वाले हैं, हम उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम दूसरी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो जो लोग हमारे सामने हैं, अगर वो आपके भला चाहने वाले हैं, आपका अच्छा कर रहे हैं, खास
खासकर जो आपके परिवार वाले हैं, आपके टीचर्स हैं, तो आपको उनकी सही बात को मानना चाहिए, बेशक मानना चाहिए। और जो काम आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण काम आपके लिए है। आप अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर दूसरे कामों में उलझेंगे तो आपका हमेशा बुरा होने के ही संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो जो महत्वपूर्ण काम है, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार से संबंधित, कुछ नया सीखने से संबंधित जो हमारा काम है, उस काम को करते रहिए। आगे हम आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ और सब्जेक्ट्स के भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके सीखने के लिए बहुत अच्छे होंगे। और अगर उनमें कोई कमी है और आपको लगता है कि कुछ और बेटर हो सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और किसी भी तरह के सजेशंस के लिए, क्योंकि बच्चे खुद बहुत समझदार और बहुत कुछ समझते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें काफ़ी कुछ समझ है पढ़ने की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। और अगर बच्चों के पेरेंट्स या गार्जियंस भी इन वीडियोस को देख रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई भी सजेशंस हैं वो हमें दे सकते हैं। हमारे वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।